नमस्कार साथियों, मैं हूं मुकेश कुमार परमार और आज गौरव ज्ञान धारा की एक शाखा ओपीडी ऑब्जेक्टिव प्रश्न धारा के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। जैसा कि मित्रों हम बात कर चुके हैं कि लास्ट पाठ्यक्रम चर्चा पश्चात हमने एसआई और हाईकोर्ट कर्मचारी चयन बोर्ड हाईकोर्ट कर्मचारी की जो भर्ती के अकॉर्डिंग जो भी सिलेबस है उसको हमने चर्चा की यहाँ पर पाठ्यक्रम को लेकर, जिसमें हिंदी विषय के लेकर अपने जो साझा टॉपिक्स हैं उनको लेकर भी बात की है और सब इंस्पेक्टर के जो अन्य टॉपिक जो बच जाते हैं उनको लेकर भी यहाँ पर बात की। आशा है कि आपको जो हमारी परिपाटी है, जो हमारी जो प्लानिंग है, उससे आप जो है भली भांति परिचित हो पाए होंगे। तो मित्रों, कल की चर्चा के पश्चात आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं, आगाज करने जा रहे हैं इन व्याकरण के दृष्टिकोण से। जो मैंने आपको पहले जो परिपाटी बताई थी कि किस टाइप से जो है हम यहाँ पर व्याकरण का अध्ययन करेंगे। तो लीजिए आज हम स्टार्ट करने जाए हैं व्याकरण के प्रथम, जैसा कि इस थंबनेल के अकॉर्डिंग आपको यहाँ से नजर आ रहा होगा कि वर्ण विचार। व्याकरण को पढ़ने के लिए मैंने आपको बताया था कि व्याकरण जो है चाहे वो कोई भाषा हो, उस भाषा में आपको 3 पार्ट में डिवाइड करें। यदि 3 भागों में से अपन बांट कर देखें तो सबसे पहले वर्ण विचार, फिर शब्द विचार और वाक्य विचार। इन तीनों को अलग अलग दृष्टिकोण से देखकर हम व्याकरण के भिन्न टाइप के जितने भी बिंदु हैं उनको यहां पर जो है भली भांति इनसे अवगत हो पाएंगे। तो मित्रों, आज हम इस व्याकरण को पढ़ने के लिए इस व्याकरण की शुरुआत में आपकी जिद्दोजहद, आपकी शिद्दत और आपका सहयोग लेकर हम शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले जो है वर्ण विचार बिंदु की अपन शुरुआत करेंगे, ताकि हमें भाषा को जानने के लिए जो हमारी वर्णमाला है उस वर्णमाला और वर्ण विचार पर विचार करते हुए हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। तो लीजिए मित्रों, देखिए वर्ण विचार को लेकर मैं यहां पर बात करना चाहूंगा आज आपसे कि मैंने आपको कल बताया था जैसा कि व्याकरण चाहे कोई भी हो, उस व्याकरण में उसके 3 पार्ट्स, सबसे पहले वर्ण, फिर शब्द और फिर वाक्य। वर्ण हमें बताते हैं कि वर्ण किस टाइप से हमारी भाषा का अध्ययन हमें क्रमबद्ध अध्ययन करना है, और क्रमबद्ध अध्ययन करते हुए वर्णों से हम शब्द पे जाएंगे और शब्द से हम वाक्य पर जाएंगे। और इन शब्द रचना में, इन वर्ण विचार में, इन वाक्य रचनाओं में जितने भी टाइप से टॉपिक्स आपके सिलेबस में इंक्लूड है उनको एक एक करके उन भिन्न क्लासों के माध्यम से, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम आप तक इसको पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो लीजिए शुरुआत करते हैं वर्ण विचार की। इस वर्ण विचार में अपन बात करेंगे कि सबसे पहले वर्ण कहते किसे हैं। तो वर्ण की परिभाषा में पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार, ये जो यहाँ के अपने एक प्रसिद्ध जो है साहित्यकार है, प्रसिद्ध व्याकरणिक है, वैयाकरण है, तो इसे कहते हैं कि वर्ण उसे मूल ध्वनि को कहते हैं, उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड ना हो सके, कि भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसका किसी प्रकार का कोई भी खंड न हो पाए, उसको विखंडित नहीं कर सकते, वो जो है अपने आप में वर्ण कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है। ठीक है मित्रों, वर्ण या अक्षर रचना की दृष्टि से, वर्ण या अक्षर रचना की दृष्टि से भाषा की सबसे लघुतम इकाई होती है। ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखें कि वर्ण जो होता है वो भाषा की एक लघुतम इकाई रहता है। ध्यान रहे, जब बेसिक प्रश्न उठेंगे तो यहां से ही पुटअप होंगे कि भाषा की जो रचना की दृष्टि से जो भाषा की जो लघुतम इकाई है वो हमेशा क्या रहेगी? वर्ण या अक्षर। ओके, वर्ण, अक्षर तथा ध्वनि, इन तीनों में भी अंतर है। यहां पर हम देखने का प्रयास कर रहे हैं एक बार, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं कि वर्ण जो है वो भाषा की वो छोटी छोटी इकाई है जिसका खंड नहीं हो पाएगा। तो यहां पर वर्ण में, अक्षर में और ध्वनि में, तीनों में भी अपन डिफरेंस देख रहे हैं कि मुंह से उच्चित अ, आ, क, ख ध्वनियों को लिखित रूप में लिपि चिन्हों को वर्ण कहते हैं। जब ये अपन इसको लिखित रूप देंगे, हम मुंह से उच्चारण तो इसका कर रहे हैं,
लेकिन मुंह से उच्चारण करते हुए जब इसको हम कोई ना कोई लिखित रूप में लिपि चिन्हों पर बद्ध करेंगे तो वो वर्ण कहलाएंगे। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं यहां पर वर्ण की, तत्पश्चात बात कर रहे हैं किसी एक ध्वनि या ध्वनि समूह की उचित न्यूनतम इकाई को अक्षर कहते हैं। ठीक है ना, कुछ जो ध्वनि समूह हो उसकी जो न्यूनतम इकाई होगी उसे क्या कहेंगे, अक्षर। ध्यान रहे मित्रों, हम बात कर रहे हैं वर्ण में, अक्षर में और ध्वनि में, तीनों में क्या डिफरेंस है। इस डिफरेंस को देख रहे हैं जब भी व्याकरण के दृष्टिकोण से बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन उठेगा तो यहां से उठता है। ठीक है ना, किसी एक ध्वनि या ध्वनि समूह की उच्च न्यूनतम इकाई को क्या कहते हैं, अक्षर, अथवा वह छोटी से छोटी इकाई अक्षर है जिसका उच्चारण वायु के झटके से होता है, जैसे ए, जो, क्या, ये क्या है, अपने आप में अक्षर कहलाएंगे। वर्ण जो अपन साधारणतः बोलते हैं अ, ठीक है, और ध्वनि समूह जो लिखित रूप होगा और जो न्यूनतम इकाई होगी अ, बिल्कुल उससे वो अपन कहेंगे ध्वनि। तो ये डिफरेंस निकल आता है कि किस तरह से वर्ण, किस तरह से ध्वनि और किस तरह से अक्षर। तो यहां पर एक विशेष भेद अपन को देखने को मिला कि किस तरह से वर्ण में, ध्वनि में और यहां पर अक्षर में भी एक छोटा सा संक्षिप्त जो है कहीं ना कहीं अंतर आपको दिखाई देता है। तो आशा है मित्रों ये कंसेप्ट आपको यहां पर समझ में आया होगा। एक बार आप चाहें तो इसको पढ़ लें, फिर आगे चलते हैं। वर्ण विचार में अपन ने इस भाषा और कुछ भेद वर्ण, अक्षर और यहां पर ध्वनि में अपन ने भेद करने का प्रयास किया कि इन तीनों में क्या बारीकी अंतर हो सकता है। ठीक है, लीजिए मित्रों आगे चलते हैं। वर्णमाला, अब वर्णों का क्रमबद्ध अध्ययन। देखिए जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि वर्णों का क्रमबद्ध अध्ययन क्या कहलाएगा, वर्णमाला। हम वर्णों का यहां पर जो क्रमबद्ध अध्ययन करते हैं उसे अपन क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। जैसा कि मैं आपको बता दूं एक बार फिर से कि किस तरीके से जो है वर्णमाला, यहां पर अपन वर्णमाला का अध्ययन करने जा रहे हैं। तो वर्णमाला में देखिए अभी जो हम बताते हैं कि पूरे 52 वर्ण है, लेकिन यहां पे थोड़ा सा संशोधन अभी केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने किया है। केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा किया गया। कब किया गया, तो अगस्त 2024 में, जिसमें आपके एक विशिष्ट व्यंजन जिसका ये रूप है, ये ल और द के बीच की ध्वनि माना जाता है, कि बीच की ध्वनि हो सकती है, अर्थात है। ठीक है ना, विशिष्ट व्यंजन के रूप में किया है। अर्थात अब वर्णमाला में वर्णों की संख्या 52 से 53 हो गई है। ओके, 52 से 53 है, 3 है, अर्थात ये एक नया व्यंजन जो यहां पर शामिल किया गया है। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग अब वर्णमाला का क्रमबद्ध अध्ययन में ये एक विशिष्ट व्यंजन के रूप में शामिल है। मित्रों ध्यान रखें, यदि यहां से भी क्वेश्चन आता है तो इस चीज का विशेष ख्याल रखना है। जो अगस्त 2024 में ये तब्दीली हुई है केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा, और अब वर्णमाला की जो वर्णों की संख्या है वो 52 से 53 हो चुकी है। ओके, अब देखिए वर्णमाला में ध्यान रखें कि स्वर और व्यंजन,
स्वर और व्यंजन, जैसा कि आप लोग परिचित हैं, इन दो भागों में ये वर्णमाला के वर्ण जो है वो विभाजित है। स्वर किसे कहते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं, इसका अपन पर्टिकुलर धीरे धीरे आगे चलते हैं, क्रमबद्ध रूप से इसका अध्ययन करते रहेंगे। जिसमें सबसे पहले मैं आपको बात करता हूं स्वर की, लेकिन इस स्वर को पढ़ने से पहले एक बार अपन जो है हम लोग एक बार वर्णमाला का यहां पर अध्ययन करेंगे। वर्णमाला, अब देखिए वर्णमाला में जैसा मैंने आपको बताया कि टोटल 53 वर्ण है अभी, जिसमें सबसे पहले स्वर। देखिए क्रमबद्ध रूप से आपको वर्णमाला का ज्ञान होना चाहिए। मैंने कई बार देखा है कि आप अपने अध्ययन को काफी ऊंचाइयों पर ले जाते हैं, लेकिन आपको वर्णमाला का ज्ञान वाकई में नहीं होता। तो जब भी हम व्याकरण पढ़ रहे हैं, स्टार्ट से शुरुआत कर रहे हैं इसकी, तो एक बार हमें वर्णमाला का विशेष तौर से अध्ययन यहाँ पर इस कक्षा के माध्यम से हो जाना चाहिए, ताकि हम भलीभांति परिचित हो पाएंगे कि हम जिस भाषा का अध्ययन कर रहे हैं उसका फर्स्ट स्टेप ये है, और इस फर्स्ट स्टेप में हमें पूरी जानकारी है या नहीं। ठीक है ना। तो वर्णमाला में स्वर टोटल 11 है, जिसमें देखिए अ, आ, ई, बड़ी ई, उ, बड़ा उ, री, ए, आई, ओ और औ। इस तरीके से टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, ये 11 स्वर है। कितने? 11 यहां पर स्वर बन जाते हैं। प्लस और बात आती है व्यंजन की। तो व्यंजन में देखिए हम सबसे पहले बात करेंगे स्पर्श व्यंजन की। तो स्पर्श व्यंजन जो है वो क, च, ट, त और प। क, ख, क, ख, ग, घ और अंग। छ, छ, झ, अण, ट, थ, ड, ढ, न, त, थ, द, ध, न, प, थ, ब, भ और म। ये टोटल स्पर्श व्यंजन है। इसकी प्रत्येक वर्ण में 5-5 अर्थात ये 25 टोटल ये रहेंगे। कितने? 25 स्पर्श व्यंजन रहते हैं। ध्यान रहे मित्रों, क ग ग घ न, क ख ग घ अंग, छ छ ज झ अण, ट ठ ड ढ न, त थ द ध न, प फ ब भ म। ओके, फिर रहते हैं आपके अंतस्थ व्यंजन। जिसमें य, र, ल और व ये रहते हैं टोटल 4। फिर है आपके ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन में श, स, स और ह ये भी रहते हैं टोटल 4। फिर होते हैं आपके संयुक्त व्यंजन। इसमें श, श, त्र और ज्ञ। ध्यान रहे ये जो श है ये श और र से बना है, प्लस ये जो श है ये क और छ से बना है, ये जो त्र है ये त धन र से बना है, और ये ज्ञ है ये ज और अन से बना है। इस तरीके से अपन देखते हैं कि जो संयुक्त व्यंजन है वो इस टाइप से क्रिएट हो रहे हैं, और अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। ओके, फिर आते हैं आपके
द्विगुण व्यंजन। तो द्विगुण व्यंजन में आपके द और ये ढ, फिर आता है आपके अनुस्वार और फिर विसर्ग। अनुस्वार और विसर्ग, और फिर लास्ट में आता है आपका विशिष्ट व्यंजन। इस तरीके से ये देखें आप, तो टोटल 11, 25, 4, 4, 4, ये 2, ये 2 और ये 1। इस तरह से टोटल ये 53 वन निकलकर सामने आते हैं, कुल 53। इनका आप लोग अध्ययन करें, एक बार देख लें इनको अच्छे से, फिर बात करते हैं अपन अभी आगे। ये मित्रों एक आपकी मानक हिंदी वर्णमाला है, मानक हिंदी वर्णमाला। आपको इस तरह से इसको प्रिपेयर करना है। स्वर है, ये व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, इस साइड में आगे द्विगुण व्यंजन, और फिर अनुस्वार, विसर्ग और विशिष्ट व्यंजन। देख लें इसको अच्छे से एक बार। आशा है मित्रों कि बिल्कुल आपको यह यहां पर तरीके से जो है मानक हिंदी वर्णमाला का आप अध्ययन कर पा रहे होंगे। और यहां पर आपने देखा कि हिंदी मानक वर्णमाला जो केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा जो अभी 52 से 53 वर्ण जो है आपके ये इस तरह से शामिल हो चुके हैं, और इस तरह से एक वर्ण जो है, एक विशिष्ट व्यंजन मिलकर ये मानक हिंदी वर्णमाला यहां पर बनकर आपके सामने तैयार होती है। ध्यान रखें कि 53 वर्ण किस टाइप से है, तो उसका जो सही मापदंड है वो ये रहेगा। ओके, अब अपन बात कर रहे हैं स्वर और व्यंजन की। इसमें मैंने आपको डिटेल से बता दिया कि किस टाइप से जो है स्वर और व्यंजन यहां पर बनकर तैयार हो रहे हैं वर्णमाला में, स्वर और व्यंजन। जिसमें स्वर, अब स्वर की परिभाषा क्या रहेगी, देखिए कि जिन ध्वनियों के उच्चारण के समय हवा बिना किसी रुकावट से निकलती है वे स्वर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वे स्वर कहलाते हैं। मतलब कि जब ध्वनियों से आपके अंदर से जब जो हवा निकलेगी, जो उच्चारण के समय जो हवा निकलती है, वो बिना किसी रुकावट, कोई किसी प्रकार की कोई रुकावट नहीं होगी। और जब वो निकल, जैसे कि अ, आ, ई, इसमें किसी प्रकार की कोई रुकावट नहीं है, सीधा बिना रुके, कोई बिना बाधा के जब आपके मुखारविंद से जो है शब्द उच्चारित होता है, तो उसे अपन क्या कहेंगे? स्वर कहेंगे। क्या कहेंगे? स्वर। अब देखिए इसमें एक कुछ विशेष बात है कि कुछ विद्वान री को स्वर नहीं मानते, हालांकि ये स्वर है। हिंदी मानक वर्णमाला में हम देखते हैं कि री को एक स्वर में ही स्थान यहां पर दर्ज है उनका, लेकिन तो भी मानते हैं क्योंकि आजकल हिंदी में इसका उच्चारण री के समान हो चुका है। क्योंकि देखो परिवर्तन संसार का नियम है, और भाषा में भी कई प्रकार की जो है तब्दीली हम देखी गई है। लगातार कई प्रकार के जो है संशोधन होते रहे, और हर बार कुछ ना कुछ संशोधन होते हुए नई नई चीजें जो है अपने सामने आती है। तो ये री जो है अब री के समान होने लगा है। जहां स्वर वर्णों की संख्या का प्रश्न हो, तब हमारा मानक उत्तर होगा स्वर वर्णों की संख्या 11 है। ठीक है ना? तो स्वर वर्णों की संख्या का प्रश्न उत्तर, हमारा मानक उत्तर कितना होगा? 11 ही होगा। लेकिन इस री को कभी कभी लोग जो है री की उपाधि देते हैं, कुछ स्वर नहीं मानते। लेकिन यदि मानक हिंदी वर्णमाला है तो उसमें 11 स्वर इसके साथ में होंगे। इस बात का विशेष आपको ख्याल रखना है, क्योंकि री को लिखित रूप में स्वर ही माना गया है, इसको भी लिखित रूप में स्वर ही माना गया है। ठीक है? वर्णों का क्रमबद्ध अध्ययन इस प्रकार से था। जैसे आप इन परिभाषाओं को देखना चाहें तो देख सकते हैं एक बार, फिर आगे चलते हैं।
लीजिए मित्रों, आगे चलते हैं। अब आते हैं आपके सामने स्वरों के भेद। देखिए, सर्वप्रथम मैंने वर्ण पर विचार किया, वर्ण की परिभाषाओं को समझा और अक्षर, ध्वनि और वर्ण में भेद भी पता किया कि इसमें बारीकी जो अंतर है वो क्या हो सकता है। तत्पश्चात हमने वर्णमाला का अध्ययन किया कि मानक हिंदी वर्णमाला किस तरीके से 52 से 53 जो है मानक हिंदी वर्णमाला में वर्ण जो है वो क्रमबद्ध अध्ययन किस प्रकार से होगा, उस क्रमबद्ध अध्ययन करके करके देखने का प्रयास किया। फिर अपन ने बात की यहां पर कि किस तरह से स्वर की परिभाषा रहेगी और स्वर की परिभाषा में री की क्या एक विशेषता रही है। अब अपन बात करते हैं स्वरों के भेद की। सर्वप्रथम हम स्वरों को लेकर बात कर रहे हैं, तत्पश्चात हम व्यंजन को लेकर डिटेल से बात करेंगे। तो देखिए, स्वरों के उच्चारण समय उच्चारण स्थान और ओष्ठाकृति, जीवा स्थिति तथा मुखाकृति आदि के आधार पर निम्नलिखित भेद किए जा सकते हैं। अब देखो, स्वरों का भेद कहां हो रहा है। एक तो उच्चारण स्थान को लेकर बात करेंगे कि उच्चारण स्थान कहां कहां से होता है स्वरों का और किस तरीके से वो हो पाएगा, किस जगह पर। ओष्ठाकृति, होठों के आधार पर, होठों की आकृति के आधार पर जो है स्वरों का उच्चारण किस तरह से होता है और किस किस जगह से कौन सा स्वर जो है वो उच्चारित होगा होठों के द्वारा। फिर जीवा स्थिति, अपनी जो जीव है, जो जीवा है उसकी स्थिति क्या है स्वरों के उच्चारण के अकॉर्डिंग। फिर मुखाकृति, आपकी मुख की जो आकृति है उसके अनुसार भी जो है स्वरों का भेद किस किस टाइप से उच्चारण जो है वो किस किस टाइप से हो पाएगा और कौन सा स्वर किस मुखाकृति के आधार पर किस तरीके से निकलेगा, वो भी अपन यहां पर बात करने जा रहे हैं स्वरों के भेद को लेकर। उच्चारण समय, उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर या उच्चारण काल अथवा मात्रा काल की दृष्टि से तीन भेद होते हैं। हम सबसे पहले बात कर रहे हैं मित्रों उच्चारण समय की। किसकी बात कर रहे हैं? उच्चारण समय की। उच्चारण समय में देखिए कि उच्चारण में लगने वाला समय का आधार समय काल अथवा मात्रा काल, मतलब कि कितनी मात्राएं लगती है, एक एक बार में वो बोला जा रहा है या उसमें दो दो बार टाइम लग रहा है या तीन बार टाइम लगा। तो ऐसे भी कुछ वर्ण है, ऐसे कुछ उच्चारण है जिसमें आपको एक बार में आपका क्लियर हो जाएगा वर्ड, या दो बार में या तीन बार में, मतलब कि कम समय में, उससे अधिक समय में या उससे अधिक समय में। तो ये उच्चारण के भेद है। इसमें तीन भागों में से विभाजित किया गया। इसका सबसे पहला है ह्रस्व स्वर। कौन सा है? ह्रस्व स्वर। इसको क्या कहेंगे? जिन स्वरों को सबसे कम समय, जिनका उच्चारण करने में आपका सबसे कम समय निकलता हो, उसे अपन क्या कहेंगे? ह्रस्व स्वर। एक मात्रा क्या लगती है? सिर्फ इसमें एक मात्रा लगेगी। में उच्चित किया जा सकता है, उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं, जैसे अ, आ, उ और री। देखिए, ये ह्रस्व स्वर के लिए जो है यहां पर ह्रस्व स्वर जो है यदि आपके प्रश्न में पूछे जाए तो सिर्फ ये चार रहते हैं, जिसमें अ, आ, उ और री, ये चार जो है ह्रस्व स्वर कहे जाएंगे, क्योंकि इसमें एक मात्रा का समय ही लगता है और एक मात्रा के समय के कारण ये चार जो है, इन 11 स्वरों में से ये चार स्वर ऐसे हैं जो एक मात्रा के हैं, इन्हें ह्रस्व स्वर अपन कहेंगे। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट चलते हैं। ह्रस्व स्वर को मूल स्वर भी कहते हैं। इनकी संख्या चार है। इन्हें एक मात्रिक या लघु स्वर भी कहते हैं। ध्यान रखें, इन्हें एक मात्रिक या लघु स्वर भी कहेंगे। इन्हें एक मात्रिक या लघु स्वर भी कहा जाता है, या लघु स्वर भी कहा जाता है। इनके ये उपनाम भी है। कई बार कठिनाई स्तर का अधिकतम हो तो यहां पर ह्रस्व स्वर के उपनामों को भी आपसे पूछ लिया जा सकता है कि एक मात्रिक या लघु स्वर किसे कहेंगे, तो ये ह्रस्व स्वर का ही रूप है, इसी का ये पर्याय है, इसी का ये समानार्थी शब्द है। ओके, अर्थात ह्रस्व स्वर को मूल स्वर भी कहते हैं। मूल स्वर भी है, ये मूल स्वर भी है। इस बात का भी ख्याल रखें, ये मूल स्वर भी कहे जाते हैं। ठीक है मित्रों, इसी के साथ स्वरों के भेद में सबसे पहला अपन ने यहां पर उच्चारण स्थान को लेकर, उच्चारण स्थान का सबसे पहला बात, पहली उच्चारण समय को लेकर बात कर रहे हैं अपन, और उच्चारण समय में सबसे पहला भेद देखा हमने ह्रस्व स्वर। एक बात देख लें, इसे फिर आगे चलते हैं।
नेक्स्ट, अब उच्चारण समय को लेकर अपन बात कर रहे हैं। सब दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट रहा अपना ह्रस्व स्वर, अब अपन बात कर रहे हैं दीर्घ स्वर की। अब दीर्घ स्वर में देखो, ह्रस्व स्वर में क्या था, एक मात्रा थे। अब यहां पर देखिए, जिन स्वरों की बोलने में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है, हम जो अ, आ, ई और री बोल रहे थे, उसमें जो समय लग रहा था उसका जस्ट दुगुना समय यहां पर लग रहा है। उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर। यह स्वर है आ, ई, उ, ए, आई, ओ और औ। इनकी संख्या 7 है। कितनी संख्या है? टोटल 7 है। ध्यान रखें, दीर्घ स्वर में दीर्घ स्वर कितने हैं? टोटल 7 है। कुल 7 स्वर है, कुल है। ठीक है, 7 है कुल। और यह स्वर मात्रा ह्रस्व स्वरों के दीर्घ रूप नहीं है, वरन स्वतंत्र ध्वनियां है। क्या है? ह्रस्व स्वरों के दीर्घ रूप नहीं है, ये इसको स्वतंत्र ध्वनियां भी अपन जो वो कह सकते हैं। अतः इन्हें द्विमात्रिक अथवा गुरु स्वर भी कहा जा सकता है। जैसा कि अपन ने वहां देखा कि एक मात्रिक और लघु स्वर कहते हैं, और ये गुरु मात्रा, आपको पता है ना, मात्रा प्रकार एक तो मात्रा होती है लघु मात्रा, एक होती है गुरु मात्रा, तो इसे अपन गुरु मात्रा भी कह सकते हैं। तो यहां पर इनके लिए शब्द है द्विमात्रिक, और गुरु स्वर भी कह सकते हैं। गुरु स्वर भी इसे कह सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न यहां से हो सकता है, द्विमात्रिक और गुरु स्वर भी कह सकते हैं। अब आते हैं आपके सामने प्लूत स्वर। सबसे पहले ह्रस्व स्वर देखा अपन ने उच्चारण समय को लेकर, फिर देखा हमने दीर्घ स्वर, और अभी अपन देख रहे हैं प्लूत स्वर। इसमें देखिए, जिस स्वर के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से तिगुना समय लगे उसे प्लूत स्वर कहते हैं। इसका कोई चिन्ह नहीं होता, इसका कोई चिन्ह नहीं है। इसके लिए हिंदी का ये तीन जो होते हैं ना, हिंदी को जो अपन तीन में कहते हैं, तो ये जो ये रूप है, ये इसका रहता है 3 गुना, मतलब कि हिंदी के जो 3 है उसी को अपन यहां पर 3 के रूप में देखते हैं। तिगुने समझने के लिए इसका, इस चिन्ह का ही अपन उपयोग करेंगे। इसे अपन प्लूत स्वर कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? प्लूत स्वर। प्लूत स्वर के लिए इसका अपन प्रयोग करते हैं। तो देखिए, प्लूत स्वर कहते हैं हिंदी का 3 का अंक लगाया जाता है, जैसे ओम, जैसे ये ओम, ओम। एक तो अ का सिर्फ, फिर आ, अब 3 गुना समय उससे भी ओम, मतलब कि 3 ओ बार, ओ को 3 बार। ठीक है ना? इस तरह से ये देख सकते हैं कि प्लूत स्वर का जो है वो प्रयोग होता है। हालांकि हिंदी में प्लूत स्वर का प्रयोग नहीं होता, ये वैदिक शास्त्र में वगैरह इसका प्रयोग किया जाता है। वैदिक भाषा में प्लूत स्वर का प्रयोग अधिक हुआ है। इसे त्रिमासिक स्वर भी कहा जाता है। अब प्लूत स्वर को त्रिमासिक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिमासिक। ध्यान रखें, त्रिमासिक स्वर भी कहते हैं। ठीक है ना? प्लूत शब्द का अर्थ होता है उछलता हुआ। और एक चीज ध्यान रखें, बहुत ही विशेष, प्लूत जो शब्द है, इस शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है, प्लूत का मतलब क्या होता है? उछलता हुआ। क्या होता है? उछलता हुआ। प्लूत का जो अर्थ है वो होता है उछलता हुआ। ओके मित्रों, ये बात आपको यहां पर समझ में आई होगी। और ये जो छोटे छोटे जो उपनाम है, इन उपनामों को भी आपको ख्याल रखना है कि उपनाम से रिलेटेड भी कई बार कोई प्रश्न जो है, अगर जैसे कि ऐसा ही में देखें अपन, तो यहां पर इस स्तर को रखना बहुत जरूरी होगा मित्रों। क्योंकि अगर ऐसा ही बनना है तो आपको इन छोटी छोटी बातों का ध्यान बहुत अधिक रखना होगा। ये प्रश्न कई बार जो है प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए हैं। और अभी जो आने वाले प्रश्न हम देख रहे हैं कि लास्ट में जो भी परीक्षाएं हुई है, उसमें अभी प्रश्नों का स्तर थोड़ा सा डीपली कर दिया गया है। और ऐसे प्रश्न बनने के चांसेस बहुत ही ज्यादा रहेंगे। हम कोई भी ऐसा स्थान नहीं छोड़ेंगे जहां से प्रश्न बन पाए और हम उसे रिक्त स्थान दे दें। तो लीजिए मित्रों, एक बार देख लें, फिर आगे चलते हैं। देख लिया मित्रों, फिर चलते हैं आगे।
अब आता है देखो ओष्ठाकृति। क्या होता है ओष्ठाकृति? जैसा कि मैंने आपको बताया कि उच्चारण समय को लेकर बात की, स्वरों के भेद में। अब अपन बात चल रहे हैं ओष्ठाकृति को लेकर। तो ओष्ठाकृति में देखिए होठों के आधार पर, होठ स्वरों के होठों की आकृति के आधार पर भी दो वर्गों में बांटा गया है, जिसमें अवृत्ताकार और वृत्ताकार। अवृत्ताकार और वृत्ताकार, ये दो होठों के आधार पर दो यहां पर जो है आकृतियां बनकर सामने आती हैं। इसके भेद है, इसमें पहला है अवृत्ताकार। जिन स्वरों के उच्चारण में होठ वृत्ताकार न होकर फैले रहते हैं उन्हें अवृत्ताकार स्वर अथवा अवर्तमुखी कहते हैं। ध्यान रखिए, अवृत्ताकार को अवर्तमुखी भी कहा गया है, अवर्तमुखी भी कहते हैं, अवर्तमुखी भी कहते हैं या अवर्तुलाकार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अवर्तुलाकार। अवर्तुलाकार भी कहते हैं। जैसे अ आ ई बड़ी ई ए आई, ठीक है ना, तो ये अवर्ताकार है। क्या है ये? अवर्ताकार। होठों के आधार पर ये आकृतियां हैं ओष्ठाकृति, और ओष्ठाकृति में भी जो अवर्ताकार है उसके ये वर्ड है अ आ ई ए आई, ये जो वर्ड है अवर्ताकार माने जाएंगे। फिर है वर्ताकार। तो वर्ताकार में देखिए जिन स्वरों के उच्चारण में होठ वर्ताकार होते हैं उन्हें वर्ताकार स्वर अथवा वृत्तमुखी कहते हैं। देखो क्या है वर्ताकार में, अपन क्या कहेंगे? वर्ताकार या वृत्तमुखी भी इसके लिए वर्ड जो है वो यूज किया जाता है। ये पूरा भाषा विज्ञान है। इन्हें वर्तुलाकार भी कहते हैं, ये वर्ड भी है इसके लिए, वर्तुलाकार भी होगा। भी कहते हैं, जैसे ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ। इस तरीके से ये होठों की आकृति के आधार पर अवर्ताकार और वर्ताकार है, इनके उपनामों को ध्यान में रखना है। अवर्ताकार को अवृतमुखी और अवर्तुलाकार भी कहेंगे, अवर्तुलाकार भी कहेंगे। अवर्तुलाकार भी कहेंगे, ठीक है। और इसके वर्ड है अ आ ई ए आई, ओके। फिर वर्ताकार में जो वर्ड है ये है ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ, ठीक है ना। इसे वर्ताकार स्वर अथवा वृत्तमुखी भी कहते हैं। तो मित्रों हमने आज आपके सामने सर्वप्रथम वर्ण विचार को लेकर बात की कि वर्ण किसे कहेंगे, जिसमें अक्षर है, ध्वनि है, और जो अक्षर, ध्वनि और वर्ण में जो भेद है बारीकी, उसको लेकर बात की। फिर हमने यहां पर वर्णमाला का क्रमबद्ध अध्ययन किया, जिसमें स्वर, व्यंजन और स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, फिर आपके द्विगुण व्यंजन और साथ में विशिष्ट व्यंजन, अनुस्वार, विसर्ग को लेकर टोटल हिंदी मानक निदेशालय द्वारा जो मानक वर्णमाला सुनिश्चित की गई है उसके 53 वर्णों को यहां पर क्रमबद्ध रूप से हमने देखने का प्रयास किया। उम्मीद है मित्रों कि आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। उसके पश्चात हमने स्वरों के भेद में उच्चारण समय को लेकर बात की, जिसमें हर्ष व दीर्घ और प्लुत स्वर को लेकर बात की। फिर अपने बात की ओष्ठाकृति को लेकर, जिसके दो रूप है, यहां पर अवर्ताकार और वृत्ताकार, इनके उपनाम और इसमें कौन कौन से जो है वर्ण शामिल है, स्वर शामिल है, जो जहां से उच्चारित होते हैं, उनको लेकर अपने विशिष्ट चर्चा करने का प्रयास इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से किया। तो मित्रों इस तरीके से हम स्टेप बाय स्टेप आज स्वरों के स्थान एक दो और बाकी है उसको अपन देखेंगे, तत्पश्चात अपन व्यंजनों को भी इसी भेदों को इसी प्रकार से पढ़ते हुए आगे निकलेंगे। ये क्लासें आपके लिए बिल्कुल बेहतर रहने वाली है। आप लगातार इस प्लेटफॉर्म ओपीडी के माध्यम से लगातार इन कक्षाओं से जुड़े रहें, ये आपके लिए बिल्कुल आने वाले एग्जाम के लिए सहयोगी रहेगी। इन्हीं आशा और उम्मीद के साथ आज के लिए नमस्ते, नमस्कार, मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।